गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का जो पार्ट था माटी वाली वो अब खत्म हो चुका है। तो आप सबको समझ में आ गया है? कोई परेशानी किसी तरीके की? और वीडियो मैंने सेंड कर दिया था, सबको मिल गया? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको उसके आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, और सबकी कॉपी सबके पास है हिंदी की? किसी की मेरे पास तो नहीं है, बट मेरे पास काफ़ी हिंदी की कॉपी रखी है 9 से की। सो अभी भी जिसने नहीं ली, कलेक्ट नहीं की है, आके नहीं ली है, तो आके अपनी अपनी कॉपीज ले लो, बिकॉज यूनिट टेस्ट अब बिल्कुल आ चुके हैं पास, और आप लोग को पढ़ना भी है। अब आके अपनी अपनी कॉपी कलेक्ट कर लीजिए। आज आप 11:20 से 12 o'clock तक आ सकते हैं, जिनकी कॉपी मेरे पास है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण से हिंदी व्याकरण अपठित गद्यांश। पहला है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5, अपठित गद्यांश। ठीक है, तो अपठित का मतलब क्या होता है? सुन लो बेटा, और कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, अपठित जैसा इसका नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित का मतलब होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो। नेहा, अपठित का क्या मतलब होता है बेटा? जो पहले ना पढ़ा गया हो। ठीक है, तो इसमें बताया है अपठित गद्यांश से तात्पर्य ऐसे गद्यांश से है जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो। अपठित का अर्थ होता है जो पहले ना पढ़ा हो। ठीक है, अपठित गद्यांश में प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सब बच्चों को, क्योंकि अब आपके कोर्स में अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, सबसे पहले अब आपका जैसे पेपर आया, सबसे ऊपर एक पैराग्राफ दिया होगा। आप लोगों ने आई थिंक इंग्लिश में किया होगा। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया होगा, और उसमें वो उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ आपके क्वेश्चन भी होंगे। उसमें एमसीक्यू भी हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, शॉर्ट होंगे या एमसीक्यू होंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, हम उस जो पैराग्राफ दिया गया है उसको हमें सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। उसको हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, आराम से। पहले अपना टाइम, आप लोग जब आपका पेपर मिले तो पहले अपना टाइम सेट कर लो कि हमें इतना इतना पार्ट को इतना इतना टाइम देना है, क्योंकि का खा गा खा ऐसे करके आपका अब पेपर आएगा। ठीक है, क में आपका होगा व्याकरण पार्ट। ठीक है, खा में क्या होगा आपका गद्यांश, पद्यांश, इस तरीके के आपके पार्ट होंगे। तो पहले आप लोग सोच लीजिए कि आपको कितना टाइम किस वाले पार्ट को देना है। फिर अपठित गद्यांश को कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने का इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि एक बार पढ़ के हमें समझ में ना आए, क्योंकि उस टाइम घबराहट ऑलरेडी होती है एग्जाम के टाइम पे। चाहे हम कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे हमें कितना भी क्यों ना आता हो, लेकिन जो एग्जाम होता है उस पर एक घबराहट अलग होती है, सबके अंदर होती है। तो आराम से शांत होकर पहले 2 बार अपने गद्यांश को पढ़ना है, अपठित गद्यांश को, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ के उसका आंसर देना है। और अपठित गद्यांश बेटा कभी आपके कोर्स में से नहीं आता। जो अपठित गद्यांश जिस पे लिखा होगा, तो ध्यान रखिएगा कि वो कभी आपके कोर्स में से नहीं आता है। तो ये मत करिएगा कि एग्जाम पेपर आपके हाथ में है और आप कंप्लेन कर रहे हैं ये तो हमारे कोर्स में था ही नहीं। तो ये मत करना, क्योंकि पिछले साल कुछ बच्चों ने, सीनियर बच्चों ने ये किया था। मैम को बुलाया गया, भैया हिंदी टीचर को बुलाया गया, बच्चों ने शिकायत की कि हमारे कोर्स का नहीं आया है। भाई मैम फिर गई, हिंदी टीचर गई, क्या हुआ, क्या कोर्स का नहीं आया है? क्या नहीं आया? अपठित गद्यांश हमारे कोर्स का नहीं आया। तो ये हमेशा कोर्स के बाहर होता है। एक जो गद्यांश दिया जाता है वो हमेशा कोर्स के बाहर का होता है। और जैसे आपका यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है गद्यांश, यहाँ पे देशभक्ति के गीतों की परंपरा में महेंद्र कपूर का नाम महत्वपूर्ण है। ये एक लाइन हुई। अब यहाँ पे देखो ये जो है, किस प्रकार के गीतों के लिए महेंद्र कपूर का नाम महत्वपूर्ण है, तो आपको पहली ही लाइन में अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, देशभक्ति के गीत। ठीक है, पहली ही लाइन में आपको पहला आंसर मिल गया। अगर इसको आपने संभाल के नहीं पढ़ा, पहले ये भी कर सकते हो कि एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लिए, जब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एक बार और अपना गद्यांश पढ़ के आप उसका आंसर निकाल लो। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसमें दिया है
क्या आपको बातें ध्यान रखनी है सब लोगों को? सर्वप्रथम अपठित गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। जो मैंने बताया था, जो आपका पैराग्राफ आएगा उसको कम से कम 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 है, दिए गए प्रश्नों को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे प्रश्नों का मूल भाव समझ में आ जाए। मूल भाव का मतलब होता है कि पूछा क्या गया है। यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि किस तरीके के गीत गाए, तो आपको पता है कि प्रश्न क्या है, तो आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब्दुल रहमान, बेटा आप हमेशा अपनी अटेंडेंस तो मुझे भेज देते हैं, लेकिन क्लास आप अटेंड नहीं करते। आज मैंने आपको क्लास में देखा है, अब आगे से ध्यान रखिएगा। मैं बता रही हूँ सबको कि जो बच्चा क्लास अटेंड करेगा, मैंने आप लोग के सब्जेक्ट टीचर्स को भी बोल दिया है कि मुझे आप लोग की अटेंडेंस देंगी। जो क्लास अटेंड करेगा उसी की अटेंडेंस लगाई जाएगी ऑनलाइन भी। इस चीज को सब बच्चे ध्यान रखें। जैसे मेरे कुछ बच्चे हैं क्लास में, जैसे सृष्टि हो गई, उरूज हो गई, अनूर भी कर लेती है, यशमीत हो गया, ये सब बच्चे, प्रबल है, ये सब बच्चे डेली क्लास अटेंड करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और इनकी अटेंडेंस मेरे पास आती है। और आप लोग कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, बस अटेंडेंस भेज के फिर सो जाते हैं, आई थिंक। तो अब ये नहीं चलेगा। एग्जाम पास आ रहे हैं, तो जो बच्चा क्लास अटेंड करेगा उसी की अटेंडेंस में लगाऊंगी। उसके बाद मेरे पास किसी का मैसेज नहीं आना चाहिए कि मैम उस दिन मैंने अटेंडेंस भेजी थी, ठीक है। 2 बच्चों की प्रॉब्लम थी, एक पलक की प्रॉब्लम थी, वो क्लास अटेंड करती थी, हो सकता है उसकी अटेंडेंस लगी हो, ठीक है। और एक और बच्चे की प्रॉब्लम थी, आई थिंक यशमीत की, यशमीत भी क्लास अटेंड करता है और वाहिद भी करता है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्लास अटेंड करेगा उसी की अटेंडेंस लगाई जाएगी, ओके, ठीक है। अब जैसे इसमें यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, महेंद्र कपूर ने किस प्रकार के गाने अधिक गाए। अब जब आप ये पढ़ते हैं, देखिए जब भी हम महेंद्र कपूर का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में उनकी छवि देश राग और अहम गायक के रूप में कौनती है। यह सच है कि देशभक्ति और परंपरागत मूल्यों में जितने लोकप्रिय और अनूठे गाने महेंद्र कपूर ने गाए हैं, उतने किसी ने नहीं गाए। अब यहाँ पर आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। किस तरीके के गाने गाए हैं? परंपरागत, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको यहाँ मिल गया है, परंपरागत तरीके के गाने गाए हैं। तो अगर आप अपना प्रश्न को समझ के अपने गद्यांश को पढ़ रहे हैं, आप पठित गद्यांश को पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। और ये चीज सब बच्चे अपने दिमाग में रखिएगा कि जो व्याकरण वाला पार्ट है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको अपना स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि जो व्याकरण का जो पार्ट होता है, जो आता है, उसके नंबर आपको पूरे मिलते ही मिलते हैं अगर आपने सही किया है। आपका अनुच्छेद लेखन है, उसमें हो सकता है आप मात्रा की गलती कर दे, पूर्ण विराम की गलती कर दे, क्वेश्चन मार्क की गलती कर दे, तो आपके नंबर कट जाएंगे। बट क्योंकि जो व्याकरण वाला पार्ट होता है, उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको वो उतने मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चीज सब अपने दिमाग में रखिएगा। समझ में आया ऑनलाइन सब बच्चों को? यस ओके, अब आपका अपठित गद्यांश सबको क्लियर हो गया? आप सबको क्लियर हो गया? आप सबको क्लियर हो गया बेटा? सृष्टि, ओजस, रूज, अनूर, कयूं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है अनुच्छेद लेखन, पेज नंबर 196। पेज नंबर 196, अनुच्छेद लेखन। इसको समझना बहुत जरूरी है। आप सबने अपने इससे पहले हिंदी में निबंध लिखे होंगे, सबने निबंध आते थे तो निबंध सबने लिखे होंगे, लेकिन जो अनुच्छेद लेखन है वो निबंध से अलग होता है। कई लोग अनुच्छेद लेखन को निबंध की तरह समझ लेते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन जो है वो निबंध से अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अनुच्छेद लेखन में जब हम लोग अनुच्छेद लिखते हैं तो हमारे पास लिमिटेड शब्द होते हैं, शब्द संख्या जो होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे मैंने दे दिया आपको कि आपको 100 से 180 शब्दों के बीच में एक अनुच्छेद लिखना है। अब आपको पता है कि 100 से 180 शब्दों के बीच में आपको अनुच्छेद लिखना है। अब कैसे आप लिखेंगे? आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। मैंने आपको दे दिया, जैसे अनुच्छेद का हमने विषय दिया कोरोना, क्योंकि इस टाइम क्या है? कोरोना। या फिर दूसरा मैंने दे दिया कि आज के समय में इंटरनेट की उपयोगिता, ठीक है, ये मैंने टॉपिक दे दिया, क्योंकि दोनों टॉपिक इस तरीके के हैं। अब आपको मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए, जैसे कोरोना पे दे दिया मैंने, इसके कोरोना फैलने के कारण, बचाव, ठीक है,
और लाभ और हानि, ये आपको दे दिया। अब आपको इतना तो पता है कि कोरोना के बचाव क्या है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, दूरी बनाए रखना है, ये सबको पता है। हानि भी पता है कि क्या क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या झेला है। लाभ क्या हुआ, लाभ क्या हुआ हम लोगों को, इसका हमें लाभ मैं बता दूं, इसका हमें लाभ ये हुआ, पिछले उसकी बात बता रही हूँ मैं, जो फर्स्ट वेव थी, कि लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगा तो हम सब लोग अपने घरों में बंद हो गए। तो जो हमारी प्रकृति है उसको दोबारा से सुधरने का टाइम मिल पाया, जो हमने एकदम खराब कर रखा था। एक तो पोल्यूशन, सबसे पहली चीज हमने क्या करा हुआ था, पोल्यूशन फैला रखा था जो गाड़ियों से फैलता है, वो कम हुआ। वाटर पोल्यूशन कम हुआ, जो शोर था वो कम हुआ। तो आप लोगों ने ये चीज न्यूज में भी देखी होगी कि गंगा का पानी साफ हो गया था। सेकंड वेव की बात नहीं कर रही मैं, फर्स्ट वेव की बात कर रही हूँ। सेकंड में तो सब खराब ही हो गया था, ठीक है। तो गंगा का पानी साफ हो गया था, पहाड़ दिखने लगे थे बहुत दूर दूर से, और जो हमारा वातावरण था वो स्वच्छ हो गया था। रात को जब आप बाहर निकलते थे तो आपको साफ साफ तारे दिखाई दे रहे थे आसमान में, क्योंकि आसमान साफ हो गया था, ठीक है। तो ये हमको उस टाइम पे लाभ हुआ था। लेकिन जो अभी सेकंड वेव थी उसमें क्या हुआ था, उसमें तो सब एकदम पोल्यूशन जबरदस्त तरीके से फैला था। कौन सा, वाटर पोल्यूशन। क्योंकि क्या हुआ था, लोगों ने जो लाशें थी उनको दफना दिया था, और जैसे ही वाटर लेवल ऊपर आया तो वो लाशें तैरने लगी गंगा में, ठीक। तो लाभ हानि में आप लोग इस तरीके का लिख सकते हैं। अब आपको अनुच्छेद लेखन में किस चीज को ध्यान रखना है, ये देखिए। दिए गए विचार बिंदुओं के आधार पर किसी विषय पर लिखे गए वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। किसी विषय पर वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लेखन एक कला है। कला क्यों बोला गया इसको बेटा, क्योंकि इसमें आपको कम शब्दों में अपने जो पूरा सोच है उसको लिखना है, और उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोरोना छूने से फैल जाए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक जानलेवा बीमारी है। ये वातावरण में इसके जो है जर्म्स फैलते हैं, उड़ते हैं, जो हमारी सांस के थ्रू चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज लिखनी है जो आपके टीचर को समझ में आए। और तीसरी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सब बच्चे ध्यान देंगे, कि जो पॉइंट्स ये होते हैं, ये ध्यान रखना, जो पॉइंट्स ये होते हैं, अगर आप अपना अनुच्छेद ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो पॉइंट होगा उसको या तो आप हाईलाइट कर दें कि मैम को समझ में आया, आपने पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या फिर कोई और कलर का पेन लेके, ब्लैक कलर का पेन लेके आप उस पॉइंट को लिखे, पॉइंट नंबर 2 ये है और इस पे मैंने ये लिखा है, ठीक है। और अनुच्छेद लेखन में क्योंकि उसमें आपको एक शब्द सीमा दे दी जाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही, शब्द सीमा के अकॉर्डिंग अपने अनुच्छेद को लिखना है। बहुत बड़ा अनुच्छेद लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के मार्क्स इस चक्कर में कट जाते हैं कि उन्होंने शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है। अगर 100 शब्दों का लिखना है तो 100 में ही लिखे। 100 से आपका 110 हो सकता है, लेकिन 150 नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए आप लोग, इसके अंतर्गत सीमित शब्दों में किसी विषय विशेष को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह विद्या निबंध से भिन्न होती है। इसमें भूमिका एवं निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जैसे आप लोग जब निबंध लिखते थे तो उसमें पहले भूमिका आती थी, लास्ट में निष्कर्ष आता था। इसमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब उद्देश्य देखिए सब लोग, उद्देश्य क्या होते हैं। अनुच्छेद के माध्यम से किसी विषय से संबंधित भावों और विचारों को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह एक ऐसी कला है जिसके द्वारा किसी विषय को कम से कम शब्दों में पूर्णतः स्पष्ट किया जाए। जैसा मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम शब्दों में आपको अपनी पूरी बात को रखना होगा। ऐसा नहीं जैसे पहले छोटे क्लास में आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो क्या होता था, निबंध को हम सबसे लास्ट में रखते थे कि भैया जब टाइम होगा तो उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। और हम लिखते जाते थे कि भाई इसमें मार्क्स मिलने हैं, और कभी भी निबंध में पूरे मार्क्स नहीं मिलते थे, क्योंकि वो बात आ ही नहीं पाती थी, ठीक है। लेकिन अब जब समय बदला है और आप लोगों के बोर्ड को भी पता है कि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे निबंध को लिख पाए। सीनियर क्लास, स्पेशली सीनियर क्लास की बात हो रही है कि पूरे निबंध को बड़ा बड़ा करके लिख पाए। अगर निबंध के टाइम पे आपको दे दिया जाता था निबंध दिवाली पे लिखने को, ठीक है, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि दिवाली पे क्या क्या होता है, सब जानते हैं।
ईद पे क्या क्या होता है सब जानते हैं, क्रिसमस पे क्या होता है सब जानते हैं, हम लोग एक दूसरे के त्योहारों को अच्छे से समझते भी हैं। तो अगर इन पे लिखने को आ जाता तो हम लोग तो खुश रहते हैं, अरे ये तो हम बहुत अच्छे से लिख लेंगे, और लिखते चले जाते हैं, चाहे टीचर कॉपी खींच क्यों ना ले, छीन क्यों ना ले, तो वो चीज हमारी बात नहीं आ पाते। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद में क्या है, आपको कम शब्द लिखने हैं, कम शब्दों में अपने भावों को प्रकट करना है, आपकी सोच क्या है उसको प्रकट करना है, और ये ध्यान रखना है कि उसके अनुसार क्या पॉइंट दिए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ही आपका दिया हुआ है कोरोना वायरस, इसमें पॉइंट नहीं दिए हैं लेकिन पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट दिए जाते हैं जिसमें बच्चा अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर है अनुच्छेद के प्रकार। अनुच्छेद के कितने प्रकार होते हैं? अनुच्छेद के 4 प्रकार बताए गए हैं। नेहा बताओ, पहला प्रकार कौन सा है अनुच्छेद का? वर्णनात्मक। यस, वेरी गुड। पलक, दूसरा कौन सा है बेटा? विचारात्मक। ठीक है, दूसरा है विचारात्मक। तुबा, तीसरा कौन सा है बेटा? भावात्मक। ठीक है, तीसरा है भावात्मक और चौथा है काल्पनिक अनुच्छेद। ठीक है, पहला है वर्णनात्मक। आप लोग जितने ये नाम है इनसे ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीज लिखनी चाहिए। वर्णनात्मक में क्या होता है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा दृश्य का वर्णन किया जाता है। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति, ठीक है, इनके दृश्य का वर्णन किया जाता है। विचारात्मक में क्या होता है? विचारात्मक में होता है दिए गए विषय पर अपने विचारों के व्यक्त, इसमें आपके विचार आपको लिखने हैं, बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है। हर इंसान की अपनी सोच अलग होती है, एक विषय पर हो सकता है मैं कुछ अलग सोचती हूँ, तुम चारों की सोच कुछ अलग हो। आज के जमाने के बच्चे को तो हो सकता है कुछ एकदम क्रिएटिव लेके आओ निकाल के, तो सबकी अपनी अलग सोच होती है। तो उस सोच को, अपनी सोच को उस टॉपिक में रखना ही क्या होता है, यहाँ पर हमारा विचारात्मक अनुच्छेद कहलाता है। Is it clear to all of you? Yes. Next one is भावात्मक अनुच्छेद। भावात्मक में क्या है? देशभक्ति जैसे भावात्मक एवं रोमांचक अनुभव पर आधारित अनुच्छेद। अब भावात्मक में क्या है? अब हो सकता है किसी के अंदर तो एकदम कूट कर देशभक्ति भरी हो, कोई हो सकता है नाराज हो कि नहीं हमारे देश में चीज गलत हो रही है। ठीक है, तो उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। जैसे 15 अगस्त था तो उस टाइम पे सबको ऐसा लगता है कि बस हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे। उस टाइम पे जब झंडा लहराता है और जब जंगल में गाया जाता है तो ऐसा लगता है कि बस हमसे बड़ा देशभक्त तो कोई है ही नहीं। ठीक है, पूरा लखनऊ में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि सबकी गाड़ियों के आगे तिरंगे लहरा रहे होते हैं, चाहे उस तिरंगे का नेक्स्ट डे वो कुछ भी करे, जबकि तिरंगे के कुछ रूल्स होते हैं, उसको रखने के कुछ रूल्स होते हैं कि आप तिरंगे को जमीन पे नहीं रख सकते, आप तिरंगे को नहीं फाड़ सकते। लेकिन क्या होता है, उस दिन सब अपनी देशभक्ति दिखाने के चक्कर में कोई अपनी बाइक पे, कोई अपनी कार पे बड़े बड़े तिरंगे लहरा रहे होते हैं, और उसके नेक्स्ट से क्या होता है वो कोई भी नहीं जानता कि उस तिरंगे का क्या होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जो भावात्मक अनुच्छेद होता है उसमें आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है। ठीक है, और उसके बाद है काल्पनिक अनुच्छेद। काल्पनिक अनुच्छेद, यदि मेरी लॉटरी लग जाए, अब तो ये आपकी सोच पे कितने की लॉटरी लगी। ठीक है, यदि मैं राष्ट्रपति होता अथवा चंद्रमा पर भविष्य में जीवन, तो इस तरीके के जो विषय होते हैं वो हमारे होते हैं काल्पनिक अनुच्छेद। अपनी कल्पनाओं को आपको लिखना है। अगर आप राष्ट्रपति होते तो क्या करते? सब अलग अलग लिखेंगे कि मैं होता तो मैं ये करा देता, मैं ये करा देती। ठीक है, तो राष्ट्रपति होते तो सबकी अलग अलग अपनी सोच है। ठीक है, तो उसमें अपनी कल्पनाओं को लिखना है। अगर चंद्रमा पे जीवन होता तो क्या होगा, जबकि अभी तो धरती पर रहना ही मुश्किल हो गया है, अपनी पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो गया है, तो अभी चंद्रमा की तो बात दूर की है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है अनुच्छेद के अंदर। फिर आपका देखो यहाँ पर आता है अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, अनुच्छेद लिखने से पूर्व विषय की अच्छी तरह समझ लें। जो भी विषय दिया गया है उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, और जो आपको शब्द सीमा दी गई है वो हमेशा ध्यान रखें कि आपको ये सोच लीजिएगा, अगर 100 मैंने शब्दों का आपको अनुच्छेद दिया है और उसमें मैंने आपको 5 पॉइंट दे दिए हैं, तो आप पहले डिवाइड कर ले कि मुझे 20-20 शब्द हर पॉइंट को देने हैं। ठीक है, 20-20 शब्द हर पॉइंट को देने हैं, तो उसको आप पहले एक साँचा बना ले कि मुझे क्या लिखना है कौन से पॉइंट में।
फिर दूसरा है अनुच्छेद की रूपरेखा बना ले, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा कि एक के बाद एक जुड़ी हुई होनी चाहिए चीजें, ये नहीं कि एक तो यहाँ का लिख दिया और दूसरा बिल्कुल दूर का, जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। जब हम पढ़ने बैठे तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा समझाना क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद आता है प्रत्येक बिंदु को अलग अनुच्छेद बनाकर लिखना चाहिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपको बिंदु दिए जाएंगे, मतलब जो टॉपिक के अंदर जो आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए जाएंगे उनको आपको अलग करके लिखना है। ये नहीं कि आप एक पैराग्राफ में उसको लिखते चले जा रहे हैं, मैम को भी नहीं पता कि बच्चे ने इस पॉइंट में क्या लिखा है। ठीक है, आपको वो पॉइंट अलग से लिखना है, देन उसको हाईलाइट करना है या आपको उसको ब्लैक पेन से लिखना है, देन अंडरलाइन करके उसके आगे कुछ जो आप सोचते हैं उसके बारे में आपको लिखना स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद है आपका अनुच्छेद की भाषा जो है सरल होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, आपको बहुत डिफिकल्ट भाषा नहीं लिखनी है। वैसे भी हिंदी तो आप लोगों की बिल्कुल अलग ही लेवल की है, तो ये ध्यान रखना है कि सरल भाषा में लिखो जो सामने वाले को समझ में आ जाए। अब नंबर 5 है छोटे छोटे वाक्यों में विषय को स्पष्ट करें। जो विषय आपको दिया गया उसको स्पष्ट करना आवश्यक होता है। और उसके बाद है अनुच्छेद को निर्धारित शब्द सीमा के अंदर ही लिखें। शब्द सीमा के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप शब्द सीमा से बहुत ज्यादा बाहर चले गए, अगर 100 दिया है आपने 110 लिख दिया तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन अगर 100 का दिया गया है आपने 150 का लिख दिया तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, उसमें आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। Is it clear to all of you? सबको समझ में आया? Any problem? क्लास? No, ma'am. ठीक है, तो अनुच्छेद लिखते समय ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जब अनुच्छेद आएगा, जब टॉपिक आएगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को समझ के फिर लिखेंगे। और उसके अंदर आपको कितने शब्द लिखने हैं ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप ये बता दो मुझे कि अपठित गद्यांश समझ में आया? ठीक है, Yes, ma'am. उसको इंग्लिश में Yes. क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, ये आप लोग को सबको पता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता है तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिंदी में आपका इस साल ही आया है ना? इससे पहले तो आप लोग का अपठित गद्यांश नहीं था, करते हो तो फिर तुम लोग को पता है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद लेखन आप लोगों को समझ के करना है कि छोटे शब्दों में अपनी बात को पूरा व्यक्त करना, सामने वाले को समझा पाना, वो आपका आएगा अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अब कल से हम लोग जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई है आप लोग लिख के रखिए। आप लोग भी जो पार्ट नहीं समझ में आया है हम लोग उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम बच्चों? यस बेटा। मैम अनुच्छेद लेकिन हम लोग को पॉइंट्स में लिखना है। सॉरी, क्या बेटा? मैम हम लोग को पॉइंट्स में लिखना है अनुच्छेद लेकर। बेटा पूरी कहानी खत्म हो गई उसके बाद आप पूछ रहे हो। पॉइंट्स मैं दूंगी बच्चे, ठीक है, पॉइंट्स मैं दूंगी, उन्हीं पॉइंट्स में आपको कुछ शब्द लिखने हैं समझाने के लिए। क्योंकि मैंने बताया, मैंने जैसे आपको दिया कोरोना टॉपिक दिया, जैसे इसमें कोरोना एक महामारी है तो मैंने उसमें दिया फैलने पे वजह क्या है, बचने उपाय बताइए, लाभ और हानि बताइए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को 4 उसमें पॉइंट्स दे दिए। अब आपको उन पॉइंट्स के ऊपर लिखना है। अब समझ में आया बेटा? ओके बच्चे, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये और 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो भी आपको किसी भी चैप्टर में कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा? Okay, ओके ma'am. ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैम बाय बेटा। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. मैम